हे गाइस, वेलकम टू दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। आप सभी का दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ कि आज आपका जो पेपर होगा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर खरीफ क्रॉप्स का अच्छा हुआ होगा। और जिन विद्यार्थियों ने दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी का नोट्स परचेज किया था, उम्मीद है उन सभी का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। चलिए, आज की वीडियो हम देखने वाले हैं। वीडियो में प्लांट ब्रीडिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं। होप करता हूँ यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस आपके कल के एग्जाम में ज़रूर आएंगे। वीडियो एंड करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी संबंधित इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। चलिए, अब देर न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और फर्स्ट क्वेश्चन से क्या है, हेट्रोसिस। हेट्रोसिस क्या होता है, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हेट्रोसिस क्या होता है? सो गाइज, द सुपीरियोरिटी ऑफ F1 ओवर इट्स पेरेंट्स इज नोन एज हेट्रोसिस। द सुपीरियोरिटी ऑफ F1 यानी जब F1 पीढ़ी जो है पेरेंट्स से ज़्यादा सुपीरियर होती है, गुणों में अच्छी होती है, तो उसको हेट्रोसिस बोलते हैं। मान लीजिएगा, जैसे यहाँ पे स्मॉल डबल ए है ना। जैसे यहाँ पे है स्मॉल ए कैपिटल ए। मान लीजिएगा यहाँ पे जो है स्मॉल ए है और यहाँ पे कैपिटल बी और कैपिटल बी है। यहाँ पे F1 जो पीढ़ी आएगी क्या आएगी, F1 में क्या आएगा, ए बी। और ये ए बी जो है अपने पेरेंट से सुपीरियर है, तो इस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस। द टर्म हेट्रोसिस वाज गिवन बाय सल, यानी जो हेट्रोसिस टर्म है, जो शब्द है, ये सल ने दिया था। ठीक है। चलिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन बेसिक और कंसेप्चुअल बातें आपको आनी चाहिए। यहाँ पे अब बात की जाएगी हाइब्रिडाइजेशन, संकरण क्या होता है। संकरण, हाइब्रिडाइजेशन मतलब जब हाइब्रिड का निर्माण होता है तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। नहीं समझे आपको बात को, समझिए। विभिन्न लक्षणों वाले किन्हीं दो व्यक्तियों, ऐसे दो व्यक्ति जो विभिन्न लक्षण के हैं, या ऐसे दो पौधे जिनमें लक्षण में अंतर है, या ऐसे जानवर जिनमें लक्षण में अंतर है, अगर उनके आपस में उनको मैटिंग करवा दिया जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, संकरण। और जिसके मैटिंग के पश्चात जो संतान प्राप्त होगी उसको तो बोलेंगे संकर यानी हाइब्रिड। उसको क्या बोलेंगे, संकर यानी हाइब्रिड। और क्रिया क्या कहलाएगी, संकरण। यानी विभिन्न लक्षणों वाले किन्हीं दो व्यक्तियों या पौधों या जानवरों के आपस में जब मैटिंग या क्रॉसिंग करवाई जाती है तो उससे जो संतान प्राप्त होगी उसको बोलेंगे संकर, और इस क्रिया को बोलते हैं क्या, संकरण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इस क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से आप प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस आ सकता है एग्जाम में, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। ये प्रश्न भी एग्जाम्स में कई बार आ चुका है, एक बार नहीं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ही आ चुका है। सेक्शन ए में ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जो प्लांट ब्रीडिंग आपका सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। प्लांट ब्रीडिंग का ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो वैरायटी के डेवलपमेंट में ब्रीडिंग कराई जाती है, नई नई वैरायटी बनाई जाती है, ब्रीडिंग कराई जाती है, तो वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखा जाता है, क्यों ज़रूरी है, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो ये सीधा क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्लांट्स ब्रीडिंग। तो जो प्लांट ब्रीडिंग कराने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो भी प्रजाति या वैरायटी प्राप्त हो उसमें अच्छे गुण हों, जैसे अधिक उपज, हायर यील्ड वाली वैरायटी का विकास करना चाहिए। एक ब्रीडर यानी जो वैज्ञानिक है, जो ब्रीडर है, उसका सीधा यही उद्देश्य होता है कि हाई यील्डिंग वैरायटी को डेवलप करे, अधिक उपज देने वाली प्रजाति का वो विकास करे। तो नंबर 1 क्या है, अधिक उपज प्राप्त हो, इसलिए प्लांट ब्रीडिंग कराना जरूरी होता है, ये उद्देश्य है। पॉइंट नंबर 2 है गुणवत्ता में सुधार, यानी इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी।
यानी जो भी वैरायटी है उसके जो भी ग्रेन्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उसकी क्वालिटी बेहतरीन होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए गेहूं की कोई गेहूं की PBW 343 प्रजाति को, जैसे मान लीजिए आपको सुधार करना है, ब्रीडिंग करवाना है, तो उस प्रजाति जो नई प्रजाति प्राप्त होगी उसको उसमें क्या होना चाहिए, दाना अच्छी क्वालिटी का हो, उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू अच्छी हो, प्रोटीन परसेंटेज अच्छा होना चाहिए, दाने का टेस्ट बेट बढ़िया होना चाहिए। तो ये सारे गुण होने चाहिए। तो इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी यानी गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 क्या है, डिजीज एंड इंसेक्ट रेसिस्टेंस, यानी रोग और कीट रोधिता होनी चाहिए। ऐसी वैरायटी का विकास करें जिसमें कम से कम कीट लगें और कम से कम बीमारी लगे और पौधा स्वस्थ हो, क्यों जब पौधा स्वस्थ होगा तो उपज भी बेहतरीन प्राप्त होगी, ठीक है ना। इसलिए डिजीज एंड इंसेक्ट रेसिस्टेंट वैरायटी जो है डेवलप करनी चाहिए, ये उद्देश्य होता है। पॉइंट नंबर 4 क्या, अर्ली मैच्योरिटी, यानी ऐसी प्रजातियों का विकास करें जो ज़्यादा लंबे दिनों की नहीं होनी चाहिए, अगेती वैरायटी होनी चाहिए, समय से तैयार होने वाली प्रजातियों का विकास करें। तो ये भी एक अच्छा जो है ऑब्जेक्ट है ब्रीडर के द्वारा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इसी टर्म को पॉइंट नंबर नेक्स्ट के बारे में कि और कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। फोटो इनसेंसिटिविटी, यानी प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। सिंक्रोनस मैच्योरिटी, बहुत सारी वैरायटी ऐसी डेवलप की गई हैं कि जिनमें एक साथ परिपक्वता नहीं होती, जैसे मूंग हुआ है ना, तो इनमें क्या होता है, एक साथ जो है परिपक्वता नहीं होती। तो कुल मिला के एक ये भी बहुत जटिल समस्या रहती है। तो ऐसी प्रजाति का विकास करें जो सिंक्रोनस मैच्योरिटी हो, यानी एक साथ पकें, ताकि एक साथ आसानी से उनकी हार्वेस्टिंग की जाए और हार्वेस्टिंग यानी कटाई करने में कोई दिक्कत परेशानी ना आए। इसलिए ऐसी प्रजाति का विकास करना चाहिए कि एक साथ परिपक्व हो वैरायटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नई ऋतुओं के लिए किस्में, वैराइटीज फॉर न्यू सीजन। बहुत सारी वैरायटी ऐसी हैं जिनको केवल रबी में ग्रो किया जा सकता है, खरीफ में ग्रो किया जा सकता है, लेकिन इस ऐसी सी प्रजातियों का विकास करना चाहिए जिनको हम किसी भी सीजन में आसानी से उगा सकें। तो नए सीजन में उगाने के लिए ऐसी प्रजाति का भी विकास करना चाहिए। ड्राफ्ट एंड साल्ट रेसिस्टेंट, ऐसी प्रजाति का विकास करना चाहिए जो सूखा भी सहन कर लेती हूँ। ऐसे स्थान जहाँ पे सिंचाई के समुचित प्रबंध नहीं है, कम पानी मिल रहा हो, वहाँ भी उनकी खेती आसानी से की जा सके, और लवण सहनशील जो खराब भूमियाँ जहाँ पे क्षारीय प्रकृति की भूमियाँ हैं उनमें भी उनकी खेती की जा सके। तो इस प्रकार की वैरायटी का भी विकास करना चाहिए। फ्रीडम फॉर टॉक्सिक सब्सटेंसेस, यानी बहुत सारी प्रजातियाँ ऐसी हैं उसमें टॉक्सिक गुण आ जाते हैं, तो टॉक्सिक यानी विषैले गुण नहीं आने चाहिए, ताकि हमारा पशु या इंसान यूज करे ग्रेन्स का या जो भी प्रोडक्ट है प्लांट का, तो उसे कोई हानि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल डोरमेंसी और सुसुप्तावस्था बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अच्छे सीड होने चाहिए, इस प्रकार की वैरायटियाँ डेवलप करनी चाहिए। तो ये सारे के सारे पॉइंट कैसे थे, ये सारे के सारे जो पॉइंट थे ये हमारा क्वेश्चन था ऑब्जेक्ट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। सो गाइज अगर आपको वीडियो बहुत बेहतरीन लगती है, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगेन बता रहा हूँ, दिशा एग्रीकल्चर अकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो ग्रुप पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जाएगी, ठीक है। चलिए, और कल अपना एक फिर नोट्स लॉन्च करेंगे, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी और फार्म पावर एंड मशीनरी। तो आप तैयार रहिए बिल्कुल आप सभी लोग, ठीक है ना। और आज इसका पीडीएफ आपको ग्रुप पे मिल जाएगा, तो सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ चुका है, मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी क्या होता है? मेल sterility is characterized by non-functional pollen grains, while female gametes are functional. Male sterility is characterized by non-functional pollen grains, while female gametes are functional. मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है, जो नर होता है वो पॉलन ग्रेन्स, जो नर होता है वो नॉन फंक्शनल होता है और पॉलन ग्रेन्स को वो नहीं ले पाता है, जबकि फीमेल क्या है, फीमेल गैमिट्स आर फुली फंक्शनल। जो फीमेल होती हैं वो फंक्शनल होती हैं, वो अच्छे होती हैं, वो कार्य करने के लिए एक्टिव होती हैं, प्रतिबद्ध होती हैं। लेकिन क्या होता है, जो मेल पार्ट होता है वो नॉन फंक्शनल होता है पॉलन ग्रेन्स लेने के लिए। तो इस कंडीशंस को क्या बोलते हैं, मेल स्टेरिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना।
1763 कॉरिल्यूटर रिपोर्टेड एंथर एबॉर्सन, और जो मेल स्टेरिलिटी की अवधारणा है ये किसने दी थी? कॉरिल्यूटर ने दी थी। ठीक है, चलिए अब आप अपने हिसाब से मेल स्टेरिलिटी को हिंदी में भी देख लीजिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी हिंदी मीडियम के उनको समझ में नहीं आता, तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार की टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई ताकि हर एक विद्यार्थी को क्लास बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। नरबंधता यानी मेल स्टेरिलिटी में परागकण निर्जीव एवं निष्क्रिय होते हैं। देख लीजिएगा आप लोग, जो मेल स्टेरिलिटी होगी उसमें जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो इनएक्टिव होंगे, है ना, इनएक्टिव होंगे पॉलन ग्रेन्स, जबकि उन्हीं पौधों के मादा युग्मकों का फंक्शन समान होता है। जो नर होंगे, जो परागकण लेने में जो नरबंधता होगी, परागकण इनएक्टिव होते हैं, जबकि उन्हीं की फीमेल्स जो होती हैं वो समान से होती हैं। यह प्रकृति बहुत कम आवृत्ति में म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होती रहती, इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? मेल स्टेरिलिटी बोलते हैं। सो गाइज, जो मेल स्टेरिलिटी होती है वो 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, और एक होती है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। मुख्य रूप से ये 3 प्रकार की होती है। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक जेनेटिक्स वाला हो गया, एक साइटोप्लाज्मिक वाला हो गया, एक साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ठीक है ना। और भी एक अच्छे तरीके से परिभाषा को आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। मेल स्टेरिलिटी, लगभग सभी फसलों में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें नर जननांग अति विकसित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फलद पराग नहीं बनता है। इस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं? मेल स्टेरिलिटी बोलते हैं। जो भी परिभाषा आपको उचित लगे, सुटेबल लगे, आप उसे कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए बात करी जाएगी स्व असंगता की, यानी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की। तो ये क्या होती है? पराग उसी फूल, यानी ऐसा प्लांट उसी फूल का पराग उसी फूल या अन्य फूलों को उसी पौधे पर निषेचित करने में असक्षम होता या असमर्थ होता। इस कंडीशंस को ही क्या बोलते हैं? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या फिर स्व असंगता बोलते हैं। पराग उसी फूल में जहाँ पे पराग है या अन्य फूलों को उसी पौधे पर निषेचित करने में असक्षम होता। ठीक है ना। तो ये काफी अच्छा टर्म, इसे आप याद कर लेना। बेहतरीन तरीके से क्लास आपको समझ में आ रही है। इसके बाद एक ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था, डिफाइन प्योर लाइन एंड क्लोन। जो प्योर लाइन है और क्लोन है, इसमें क्या अंतर है ये आपको परिभाषित करना है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक क्लोन क्या होता है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्लोन। व्हाट इज क्लोन? एक कोशिका के विभाजन से कोशिका समूह की प्राप्ति को, एक कोशिका के विभाजन से कोशिका समूह की प्राप्ति को क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। ये काफी अच्छा प्रश्न है, तो समझो आप। और इसके समूह को क्लोन कहते हैं। एक कोशिका विभाजन से कोशिका समूह की प्राप्ति को क्लोन कहते हैं, और इनका जो समूह होता है उसको क्लोन बोलते हैं। अब हम जानेंगे प्योर लाइन क्या होता है। एक अथवा अधिक समान आनुवंशिक संगठन वाले व्यक्तियों जिनमें कोई आनुवंशिक परिवर्तन ना हुआ हो के वंशजों को प्योर लाइन कहते हैं। और प्योर लाइन का जो कॉन्सेप्ट वो किसने दिया था? वो दिया था जोहानसन ने दिया था। जोहानसन ने दिया था प्योर लाइन का जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है। ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी से मैं अगेन बोलूँगा कि व्हाट्सएप ग्रुप दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी का जो BSc AG 3rd सेमेस्टर का है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो सभी लोग लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ में। नमस्कार।